हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और एफएमसीजी कंपनी के बारे में। इनका देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। कंपनी का नाम है मिसेस बेक्टर फूड्स और अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ तो लगभग लगभग 11,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और यहाँ पर हम सारी चीजें देखने वाले हैं लेके कि भाई कौन कौन से कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट है, किस सेगमेंट से कितना कंट्रीब्यूशन आता है, हम क्या वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स कंपनी को देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, फ्यूचर का क्या गाइडेंस है, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। पहले तो हम समझ लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। तो देखो, जो मेन प्रोडक्ट सेगमेंट है उसको हम और थोड़ा सा बाइफरकेट करेंगे तो हमें चार मिलेंगे। एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कहाँ कहाँ से आ रहा है इनका रेवेन्यू। पहले प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में बात करें तो इनका प्रोडक्ट सेगमेंट है डोमेस्टिक बिस्किट वाला सेगमेंट। तो बिस्किट वाला सेगमेंट है मेजरली। तो बिस्किट ये लोग बेचते हैं क्रेमिका क्रेमिका के नाम से। तो बिस्किट का डायरेक्ट कंपैरिजन है हमारा ब्रिटानिया के साथ या पार्ले के साथ। तो वो जिस तरीके के बिस्किट बनाते हैं ये भी सेम काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें तो इस पे दो डिवीजन है, एक आपका डोमेस्टिक बिस्किट वाला डिवीजन हो गया, एक आपका एक्सपोर्ट वाला डिवीजन हो गया। सेकंड सेगमेंट के बारे में बात करें तो सेकंड सेगमेंट आ जाता है हमारा बेकरी वाले आइटम का। तो जैसे ये इंग्लिश ओवन के ब्रांड नेम के अंडर अपना ब्रेड बना के बेचते हैं, बंस बना के बेचते हैं, डो बना के बेचते हैं, बेस बना के बेचते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ बेकरी प्रोडक्ट्स पे ही बेच रहे हैं कि मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर को ही बेच रहे हैं, ये बी टू बी काम भी करते हैं। तो जैसे आपने क्यूएसआर चेन्स का नाम सुना होगा कि भाई बर्गर किंग हो गया या फिर मैकडोनल्ड्स हो गया या फिर आपका पिज्जा हट हो गया या डोमिनोज हो गया, इनको पिज्जा बेस की रिक्वायरमेंट होती है, इनको बंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो डायरेक्टली इनको भी सप्लाई करने के लिए लोग काम करते हैं। बट ये वाला जो स्पेसिफिकली क्यूएसआर वाला सेगमेंट है ये बहुत ठंडा पड़ा है। क्योंकि देखो, अगर आप एक चीज समझते हैं, अगर आप एक बी टू बी बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हो तो आप किसी दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। वो बिजनेस जाके कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर उस बिजनेस में कंज्यूमर का डिमांड नहीं आएगा, वहां पर ही कंज्यूमर का स्पेंडिंग नहीं आएगा, तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो अगर डोमिनोज का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, अगर पिज्जा हट का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, अगर आपका बर्गर किंग मैकडोनल्ड्स का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो आपका जो मिसेस बेक्टर का जो आपका बी टू बी वाला सेगमेंट है, क्यूएसआर वाला स्पेस है, वो अच्छा कैसे कर सकता है। तो जितने टाइम से पिछले 2 साल या 2 से 3 साल में जब जब से इन लोगों की बैंड बजी है, पूरी की पूरी क्यूएसआर इंडस्ट्री की बैंड बजी है, इनके इस वाले सेगमेंट का भी बैंड बजा हुआ है। अगर हम देखने जाएं एफ वाई ट्वेंटी से मतलब आज से 5 साल पहले से ये कंपनी 25% के आसपास ग्रोथ कर पाई है। तो 25% ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, मतलब इतना बुरा हाल चल रहा है इस सेगमेंट का। तो मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर हम बात करें फिर इसमें भी वही है कहानी कि भाई आपका एक डोमेस्टिक वाला डिवीजन है, एक एक्सपोर्ट वाला डिवीजन है। ये चीज भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में। तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया बाय 20% ओवर वाई वाई लेवल, 19.5 19.7% के आसपास का कंपनी का ग्रोथ रहा था। अच्छा ग्रोथ कह सकते हैं जिस एनवायरनमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है, मतलब सारी की सारी एफएमसीजी कंपनीज की बाढ़ बजी पड़ी है, कोई ढंग का रिजल्ट निकाल नहीं रहा। उस टाइम पे आप 20% के आसपास का ग्रोथ लेके आते हो तो आप करंट एनवायरनमेंट में इंडस्ट्री एवरेज से अच्छा कर रहे हो। बट अगर आप इनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखोगे तो वो कहानी बची नहीं। जो जिस फ्लेवर का ये स्टॉक हुआ करता था, मतलब जबरदस्त ग्रोथ करता था ये कंपनी, मतलब 40-50% के आसपास का कंपनी टॉप लाइन लेके आता था, वो बात अब बची नहीं। अब उसके दो मेन रीजन है। एक तो आपका बेस बढ़ गया। उस टाइम आप एक छोटा कंपनी थे, छोटा कंपनी छोटी लोकेशन से स्टार्ट होकर पैन इंडिया फैलने का कोशिश कर रहे थे। जब बेस छोटा होता है तो छोटे बेस के ऊपर ग्रोथ ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है, आसानी से देखने को मिल जाता है। अब आपका क्या हुआ है, अब आपका बेस बढ़ गया है, पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, कंज्यूमर के हाथ में पैसा नहीं है। कंज्यूमर ना तो आपके थर्ड थर्ड स्टेज वाली कंपनीज के पास जा रहा है, मतलब आपके बी टू बी बिजनेसेस के पास भी नहीं जा रहा कि डोमिनोज के पास जाए और वहां से आपका सेल बढ़ जाए, वहां पर भी नहीं जा रहा। आपका भी अगर वो बिस्किट खा रहा है तो आपके बिस्किट में भी वो सस्ता वाला बिस्किट खा रहा है कि पहले वो 40 रुपए पैकेट वाला बिस्किट खा रहा था, अब शायद वो 30 रुपए या 25 रुपए पैकेट वाले बिस्किट खा रहा है। तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग नहीं आ रही, कंज्यूमर में डिमांड स्लो डाउन है, चाहे आप अर्बन सेगमेंट में ले लो चाहे आप रूरल सेगमेंट में ले लो। तो उस वजह से इन कंपनी का सेल नीचे है। तो अब आप 40-50% का ग्रोथ तो इस कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आगे आने वाले कुछ टाइम में भी, जो हम आगे चल के गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। बट हाँ, अगर हम बात करें बाकी सारी एफएमसीजी कंपनीज का कंपैरिजन, तो एक अच्छा ग्रोथ माना जाएगा, एक अबव एवरेज ग्रोथ माना जाएगा। 20% के आसपास का ये कंपनी ग्रो कर रही है अभी तक। जैसे अगर हम देखने जाएं कितनी कंपनी ने हमें 20% के आसपास का ग्रोथ दिखाया है इन द एफएमसीजी सेगमेंट। अभी अगर हम बात करें, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी मधुसूदन मसाले के बारे में, एक और एफएमसीजी कंपनी। बहुत छोटा बेस था, इसकी वजह से वो अपने सेल को डबल कर पा रहे थे। 80% 90% के आसपास का टॉप लाइन, 100% के आसपास का बॉटम बॉटम लाइन पे वो कंपनी ऑपरेट कर रही थी। बट वहां पर क्या था, छोटा बेस था।
तो वो उस चीज को एक बार साइड हटाते हैं। अगर हम बात करें बिकाजी फूड्स के बारे में, बिकाजी फूड 17-18% के आसपास से ग्रो कर रहा है। ये 3-4 कंपनी छोड़ दो तो किसी कंपनी में ग्रोथ आ नहीं रहा। अब देखो, कायदे से तो हमें कोई बेस इफेक्ट से मतलब नहीं है। अगर कोई कंपनी छोटे बेस पे ज्यादा ग्रोथ लेके आ पा रहा है तो मार्केट तो रिवॉर्ड करता है सिर्फ और सिर्फ पेस ऑफ ग्रोथ को। कंपनी का साइज मैटर नहीं करता कि भाई आपका तो 300 करोड़ रुपए का ही बेस है और जो मिसेस बेक्टर है उसका सपोज 2000 करोड़ रुपए का बेस है, तो 2000 करोड़ के बेस पे उन्होंने अगर 20% भी ग्रो किया तो बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। इस तरीके से बाजार चलता नहीं है। बट वो एक एसएमई कैटेगरी का कंपनी है तो एक बार उसको हम कंसिडरेशन से हटा देते हैं। वो थोड़ा सा और ज्यादा वॉलेटाइल बेट हो जाता है, बहुत ही छोटा कंपनी है। अगर वो 1000-1200 करोड़ रुपए के आसपास का भी होता तो हम उसको कंपैरिजन में रखते। बट अभी हम बात करें थोड़ी सी स्टैब्लिश्ड कंपनियों के बारे में। देखो, अगर हम बात करें, पैसा तो वहीं बनेगा जहां पर आप छोटा बेस का कंपनी लोगे, छोटा कंपनी लोगे और उसके साथ बढ़ोगे। वो 300 करोड़ से आप भी उसके साथ 3000 30,000 करोड़ तक का जर्नी तय करोगे। बट हाँ, फिर भी अगर हम इनके कंपैरिजन के बारे में बात करें तो अच्छा ग्रोथ कह सकते हैं। मोटा मोटी इसी पे खत्म करते हैं कि अच्छा ग्रोथ किया कंपनी ने, अबव एवरेज ग्रोथ किया कंपनी ने। बट फिर भी इनके हिस्टोरिकल लेवल से नीचे। अब थोड़ी सी अगर पार्ट के ग्रोथ के बारे में बात करें तो सिर्फ 5.5% के आसपास का पार्ट का ग्रोथ आया, 5.4% के आसपास का पार्ट बढ़ा। अब पार्ट ना बढ़ने के क्या 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 रीजन है? एक तो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया, तो एम्प्लॉय कॉस्ट में इन्हों को सैलरी हाइक करना पड़ा और थोड़ा सा टीम भी बढ़ाना पड़ा। सेकंड चीज क्या हुई, इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस भी ऊपर गए। तो रॉ मटेरियल में चाहे आप वेजिटेबल ऑयल का प्राइस ले लो, चाहे आप फ्रेट चार्जेस ले लो, सारी चीजें ऊपर ही जा रही हैं। तो एक तो इनको प्रॉब्लम हो रही है जो एक्सपोर्ट वाला डिविजन है वहां पर। तो एक्सपोर्ट वाला डिविजन में ये लोग शिपिंग कंटेनर्स का यूज करते हैं। तो जब ये जो रेड सी क्राइसिस हुआ हुआ है, ये जो अभी इसराइल हमास वाला वॉर चल रहा है, इसकी वजह से वो रेड सी में फ्रेट चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं। तो अगर आप ऐसा मान लो कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ गया। और इस क्वार्टर में क्या हुआ, थोड़ा सा प्रोडक्ट सेगमेंट भी चेंज हुआ। हमारा जो एक्सपोर्ट वाला डिवीजन है उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ गया। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला कि आपके फ्रेट चार्जेस भी ज्यादा हो गए। तो इसकी वजह से खर्चा बढ़ने की वजह से कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा पार्ट मार्जिन नीचे आ गया। अगर हम ग्रॉस मार्जिन के बारे में बात करें तो ग्रॉस मार्जिन तो ऊपर ही गया है ओवर वाई वाई लेवल। तो यहाँ तक हम ये चीज हमने समझ ली। अब आ जाते हैं एक इंडिविजुअल सेगमेंट, जो हमने 2 या 3 सेगमेंट पढ़े थे उनके बारे में इंडिविजुअल लेवल पे देख लेते हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें बिस्किट वाले सेगमेंट की, तो बिस्किट वाला सेगमेंट ग्रो किया बाय 24% ओवर वाई वाई लेवल। अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। इसमें थोड़ा सा वैल्यू ग्रोथ है और थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ है। मतलब वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 10-12% के आसपास का यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ है, बाकी सारा हमारा वैल्यू ग्रोथ है। उसके बाद अगर हम बात करें बेकरी वाले सेगमेंट के बारे में, तो बेकरी वाला सेगमेंट ग्रो किया बाय 19% ओवर वाई वाई लेवल। अब देखो, इसमें से दो चीजें हटानी पड़ेगी हमें। अगर आप क्यूएसआर स्पेस हटा देते हो ये बेकरी वाले सेगमेंट से, तो बेकरी वाला सेगमेंट का ग्रोथ इज मच मच बेटर देन 19%। बट ये क्यूएसआर वाला सेगमेंट आ गया, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें रेट ऑफ ग्रोथ नीचे देखने को मिल रहा है। क्योंकि क्यूएसआर में तो हमें कोई ग्रोथ देखने को ही नहीं मिल रहा। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि 5 साल के पीरियड में 25% का ग्रोथ आया क्यूएसआर स्पेस में, तो वहां तो बिल्कुल ही बैंड बजा हुआ है। तो चलिए, ये चीज भी हमने देख ली। दो कंपनी के ब्रांड्स है जिनके बारे में हमने बात करी थी, एक तो क्रेमिका जिसके नाम से ये लोग बिस्किट्स बेचते हैं, और सेकंड इज इंग्लिश ओवन जिसके नाम से ये लोग अपना बेकरी आइटम बेचते हैं, जो ब्रेड हो गया और आपके बंस हो गए, पिज्जा बेस हो गए, ये सारी चीजें बेचते हैं। अगर थोड़ा सा बात करें जोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में, तो इनका जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, एमपी, यूपी, आपका उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारी जगह इनका अच्छा प्रेजेंस है। और अब ये साउथ ऑफ इंडिया में एंट्री मारने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये एंटर करेंगे आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन दो नए स्टेट्स में ये लोग एंट्री मार रहे हैं। तो वही है, एक जगह से कंपनी स्टार्ट हुआ, वहां से पैन इंडिया फैलने का इन्होंने कोशिश किया। तो अब नॉर्दर्न मार्केट मोर और लेस ये लोग टैप कर चुके हैं। अब आ रहे हैं सदर्न मार्केट को केटर करने के लिए, सदर्न मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ये लोग अपना कंपनी का एक्सपेंशन करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा रेवेन्यू सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो 65% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द बिस्किट सेगमेंट। दो मेन सेगमेंट पड़े थे, बेकरी, बिस्किट। बिस्किट वाला 65% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है और रिमेनिंग 35% के आसपास का कंट्रीब्यूशन हम आता है हमारा बेकरी वाले सेगमेंट में से। तो चलिए, मोटा मोटी नंबर्स के बारे में बात करें तो यही थी कहानी मिसेस बेक्टर फूड्स के बारे में। अब इसके अलावा एक और चीज देख लेते हैं। तो कंपनी कह रही है अपने गाइडेंस में, कंपनी कहती है कि देखो अभी तो डिमांड थोड़ा सा स्लगिश है, अभी भी हमें वो रिकवरी आते हुए देखने को नहीं मिली है, अभी भी प्रॉब्लम्स तो है। और अगर ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर लगातार बनता रहा, जैसे अभी हमने देखा ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन है इस पर थोड़ा सा ज्यादा आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल ज्यादा आया। जहां तक मेरे को याद आ रहा है 3.6-3.7% से 5.7% के आसपास आ गया। जो आरबीआई के गवर्नर ने भी ये चीज बोली थी कि भाई हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ पा रहा, ऊपर जा रहा है। तो अगर सीपीआई इन्फ्लेशन ऊपर रहा
तो क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। एक तो इनके लिए रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इनके खर्चे बढ़ेंगे और जब इन्फ्लेशन आएगा तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, आपकी पॉकेट में से पैसा निकल जाएगा। तो आप कहीं न कहीं कॉस्ट कटिंग तो करोगे ही ना। तो जो आप पहले ₹100 का बिस्किट खा रहे थे, आज आप ₹80 का ही बिस्किट खाओगे। आपको कहीं न कहीं तो कॉस्ट कटिंग करना ही पड़ेगा। तो ये अगर चीज़ें होती हैं, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल नहीं आता, इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहता है, तो इनको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, जैसे ये जो वॉर चल रहा है, ये वाला सिचुएशन सॉर्ट आउट होता है, तो इनको थोड़ा-सा मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिल सकता है। जो कंपनी ने ईयर के स्टार्टिंग में गाइडेंस दिया था कि हम अपना 14% के आसपास पे ग्रॉस मार्जिन 14% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जिन, एबिटा मार्जिन पे पहुंच जाएँगे, तो वहाँ तक ये लोग पहुंच सकते हैं। अब थोड़ी-सी वैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं और वैल्यूएशन के लिए हमारे पास एक ही मेट्रिक रहेगा आज के दिन, तो पिकाजी फूड्स। तो देखो, अगर हम बात करें, कोई मतलब नहीं है हमें इस कंपनी को एचयूएल जैसे ब्रांड के साथ कंपेयर करने से, या फिर हम बात कर ले ब्रिटानिया जैसे ब्रांड के साथ कंपेयर करने में, क्योंकि उनमें ग्रोथ ही नहीं है, वो सिंगल डिजिट में ग्रोथ कर रहे हैं। एचयूएल ग्रो कर रहा है 2-3% के आसपास से, ब्रिटानिया ग्रोथ कर रहा है 7-8% के आसपास से। हमें ग्रोथ इसका कंपेयर करना है एक ऐसी कंपनी के साथ जो इसी एफएमसीजी स्पेस में हो और इसी के रेट के आसपास ग्रो कर रहा हो। तो अगर हम देखें तो बिकाजी फूड्स आज के दिन वही 18-19% इनके बराबर पेस पे ग्रो कर रहा है और ट्रेड कर रहा है 65 के पी पे। और अगर इनके बारे में बात करें तो ये लोग ट्रेड कर रहे हैं 77 के पी पे। तो अब आप एक चीज देखो, अगर आप सेम ग्रोथ के लिए आज के दिन पी देखने जाओ, तो आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली, अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें, तो कंपैरेटिवली बिकाजी फूड्स थोड़ा सा सस्ता बिक रहा है, थोड़ा सा सस्ता बिक रहा है। तो अब हमें ये चीज जस्टिफाई करनी है, क्या हम जो 65 का पी है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या बिकाजी फूड्स के लिए? क्या बिकाजी फूड्स का वैल्यूएशन 65 पे जस्टिफाइड है क्या? अगर वो जस्टिफाइड है, तो बिकाजी फूड्स इज स्टिल एन अंडर वैल्यूड बेट एज कंपेयर टू आपका मिसेस बेक्टर फूड्स। और फिर आगे तो हमें कंपनियों को ट्रैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको गारंटी तो लेके बैठ नहीं सकते। हो सकता है कल को बिकाजी का सेल्स 12% के आसपास पे ही रह जाए, सेल्स ग्रोथ, और इसका बढ़ के वापस 30% के आसपास पहुंच जाए, तो फिर कहानी बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगी। फिर ये कंपनी अंडर वैल्यूड हो जाएगी, वो ओवर वैल्यूड हो जाएगी। तो ये तो रोज की कहानी है, आपको रोज चीजें कंपेयर करनी पड़ेंगी, रोज चीजें देखनी पड़ेंगी किस तरीके से चल रही हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कंपनी को लगातार ट्रैक करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी मिसेस बेक्टर फूड्स के बारे में। एक और एफएमसीजी कंपनी हमने कवर कर ली, अभी के लेते रखते हैं। थैंक यू।